हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू डिस्कशन ऑफ अनदर टॉपिक ऑफ योर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो अब नेक्स्ट आप टॉपिक पर पहुंच चुके होंगे विच इज ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना होता है उस चैप्टर में वो है ट्रांसक्रिप्शन। अब क्योंकि आप जस्ट इसे रेप्लिकेशन के बाद शुरू करते हो, कुछ बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बीच में। अगर आप बात करते हो बेटा रेप्लिकेशन की, तो आप जानते हैं कि डीएनए से डीएनए बनाना, पूरा का पूरा डीएनए को डुप्लीकेट कर देना, वो आप पढ़ते हो रेप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, ये रेप्लिकेशन अगर आप सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर याद करो जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि इंटरफेज में एक एस फेज आती है जिसमें डीएनए डबल करता है। तो बेटा पूरी सेल साइकिल में एक ही ऐसा फेज होता है जिसमें पूरा डीएनए स्टार्ट से लेकर एंड तक अपने आप को डबल करता है, जिसको आप बोलते हो रेप्लिकेशन। लेकिन वहीं मैं बात करूं किसकी, ट्रांसक्रिप्शन की। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आप न्यूक्लियोटाइड को टेम्पलेट की तरह यूज कर न्यूक्लियोटाइड ही बनाओगे, लेकिन इस बार आप इंफॉर्मेशन के प्रोसेस को चेंज करने वाले हो, आप इंफॉर्मेशन के वेव को चेंज करने वाले हो। डीएनए को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, आरएनए के अंदर। डीएनए और आरएनए का बेसिक डिफरेंस हम जानते हैं। अगर मुझे डीएनए से डीएनए बनाना था तो मैंने डीएनए की एक एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज किया और उससे मैंने नई स्ट्रैंड बना ली। अब मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है तो मैं डीएनए की किसी एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज करूंगी और उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना लूंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहां डीएनए में मेरे पास थाइमीन प्रेजेंट था, वहां आरएनए में मेरे पास यूरेसिल प्रेजेंट होगा। इस बार डीएनए से आरएनए बनाने के लिए बस कॉम्प्लीमेंट्री, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऐड कर रहे होंगे, तब जहां जहां पर एडेनिन के सामने थाइमिन आना चाहिए था, वहां वहां एडेनिन के सामने यूरेसिल आएगा। उतने में डीएनए से आपका आरएनए बन जाएगा। ये पहला डिफरेंस होता है जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में होता है। दूसरी बात, आपने देखा कि रेप्लिकेशन सिर्फ एक फेज विच इज एस फेज के अंदर होती है। अगर मैं रेप्लिकेशन की बात करूं तो रेप्लिकेशन सेल साइकिल और सेल डिवीजन के एक ही फेज में हो रही थी, यानी कि एस फेज के अंदर हो रही थी। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हो G1 में भी होती है, G2 में भी होती है, तो वो बार बार ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है। हाँ, एम फेज शुरू होने के बाद तो ना ट्रांसक्रिप्शन होगी, ना ट्रांसलेशन होगा, ना ही आपके पास रेप्लिकेशन होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। दूसरी चीज, जब मैं डीएनए बनाते हैं, जब हम यहाँ पर डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, तो डीएनए से नया डीएनए बनाने के लिए ये दोनों ही स्ट्रैंड, चाहे आपके पास 3' टू 5' वाली स्ट्रैंड थी या 5' टू 3' वाली स्ट्रैंड थी, अगर यहाँ पर आपके पास रेप्लिकेशन बबल बनता है ना, अब मैं यहाँ पर रेप्लिकेशन फोक बना रही हूँ, बबल भी नहीं बना रही हूँ, उस केस में भी आप जानते हो दोनों से ही नया यहाँ पर डीएनए बनता है। दोनों टेम्पलेट की तरह बिहेव करते हैं, दोनों से नया डीएनए आपके पास यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ये चीज हम पढ़ते हैं। वही, लेकिन अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन की आपसे बात करती हूँ बेटा, अगर ये आपके पास आरएनए का मॉलिक्यूल है, एक 3' टू 5' या 5' टू 3', सॉरी, ये आपके पास अगर डीएनए का मॉलिक्यूल है, इससे आरएनए बनाना किसी एक स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, दोनों नहीं। दोनों स्ट्रैंड कभी भी टेम्पलेट की तरह नहीं बिहेव करेंगी, एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह बिहेव करती है। अब वो कौन है, ये चीज मैं पहले आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो एनसीईआरटी का एक डायग्राम है। डीएनए आपको पता है दो स्ट्रैंड का बना हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मेरे पास होता है। अगर एक 3' टू 5' है तो दूसरी चेन आपके पास 5' टू 3' होती है। अब मुझे बताओ, डीएनए रेप्लिकेट करने वाले एंजाइम का क्या नाम था, डीएनए पॉलीमरेज। एकदम रिलेट कर पढ़ेंगे ताकि कुछ भी रटना ना पड़े और चीजें हमें समझ में आती रहे। क्योंकि वो एंजाइम डीएनए बना रहा था, उसका नाम था डीएनए पॉलीमरेज। मुझे बताओ डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में डीएनए बनाता था, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करना आता है, विच इज 5' टू 3'। यही हम लोग पढ़ते हैं, एक ही डायरेक्शन में उसको काम करना आता है। इस बार हम इस डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, तो जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज। जो एंजाइम काम करेगा बेटा उसका नाम होगा आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज भी डीएनए पॉलीमरेज की तरह ही 5' टू 3' डायरेक्शन में मूव करता है, और 5' टू 3' डायरेक्शन में ही आपको नया आरएनए ये बनाकर देगा। तो आरएनए पॉलीमरेज को भी किस डायरेक्शन में मूव करना आता है, 5' टू 3'। पहली बात तो ये। दूसरा, जो डीएनए पॉलीमरेज नाम का आपके पास एंजाइम था, वो डीएनए को ही टेम्पलेट की तरह यूज करता था और उसके सामने कॉम्प्लीमेंट्री नया डीएनए बनाकर दे देता था। तो आप एंजाइम का पूरा नाम हमेशा क्या लिखते थे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अभी आपने पढ़ा है, मैं बस सारी चीजें आपको दोबारा से रिवाइज करवा रही हूँ। आप पूरा नाम लिखते थे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब आपके पास आरएनए बन रहा है तो एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, लेकिन अभी भी टेम्पलेट कौन है, डीएनए ही है।
डीएनए के सामने नई स्ट्रैंड आरएनए की बन रही है, पर टेम्पलेट की तरह आपका डीएनए ही बिहेव कर रहा है। तो सीधी सी बात है बेटा, एंजाइम का नाम क्या होगा? फिर से एंजाइम का नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पहली बात तो ये, पूरे एंजाइम का नाम हमको पता चल गया। एंजाइम किस डायरेक्शन में मूव करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है, ये बात भी हमें पता चल गया। डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस एंजाइम के लिए कोई एक स्ट्रैंड, ओनली वन स्ट्रैंड बिहेव एज टेम्पलेट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज एनसीईआरटी की हम रीड करेंगे, कुछ भी हम मिस नहीं करेंगे। तो एनसीईआरटी बोलती है कि कोई एक ही स्ट्रैंड यहाँ पर टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है, जिसके सामने एक नया आरएनए बनता है। कभी भी दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं करती। अब ऐसा क्यों? अगर नेचर में ऐसा हुआ है कि डीएनए से आरएनए कोई एक ही स्ट्रैंड बनाती है, तो इसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, और वो रीजन भी आपको साफ साफ लिखकर बताया हुआ है। एक बार पहले यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर ये आपके पास डीएनए है, डीएनए आपको साफ साफ अच्छे से दिखाई दे रहा है। एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम जा रही है और दूसरा स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रही है, हम अच्छे से देख पा रहे हैं, राइट। अब हमें पता है कि नया स्ट्रैंड जो बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा। तो जो स्ट्रैंड अगर 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, उसके सामने जो नया स्ट्रैंड आपको बनाना है, आप इसके सामने 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड यहाँ पर जो है आसानी से बना पाओ। तो बेसिक सी चीज जो मुझको समझ में आ रही है कि अगर यहाँ पर मेरा एंजाइम बैठेगा, जिस एंजाइम का नाम, अगर मेरे पास यहाँ पर एक एंजाइम बैठेगा जिस एंजाइम का नाम मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज है, वो एंजाइम शुरुआत करेगा ट्रांसक्रिप्शन का, ट्रांसक्रिप्शन बिगिन करेगा, और किस डायरेक्शन में मूव करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम के सामने ही तो नया आरएनए बनाकर देगा। तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वो वाली स्ट्रैंड हमने ली जिसके सामने एक नया आरएनए बना। जिस स्ट्रैंड के सामने एक नया आरएनए बनता है या कॉम्प्लीमेंट्री नया आरएनए बनता है, उस स्ट्रैंड को आप क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। उस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने नया आरएनए बनता है, वो कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि जो दूसरी स्ट्रैंड आपने छोड़ दी थी, जो टेम्पलेट की तरह बिहेव नहीं कर रही थी, उसको आप क्या बोलते हो? कोडिंग स्ट्रैंड। और ये जो नया आरएनए, ये आपके पास न्यू आरएनए बना, ये जो इसके सामने नया आरएनए बनता है, इट इज जस्ट सिमिलर टू द कोडिंग स्ट्रैंड। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कोडिंग स्ट्रैंड इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने पहले भी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का ही काम कर रहा था। जब आप इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के सामने एक नया आरएनए बनाओगे, तो ऑफ कोर्स वो नया आरएनए भी बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड की तरह ही होगा, यानी टेम्पलेट का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जहां नए नए स्ट्रैंड में आपके पास यूरेसिल होगा, जहां जहां यूरेसिल होगा, कोडिंग स्ट्रैंड में वहां वहां थाइमिन था, बस फर्क इतना होगा। और इस फर्क के बेसिस पर हर बार एक न्यूमेरिकल बनता है। इनफैक्ट 2023 में भी इस चीज पर एक न्यूमेरिकल बना था। इसको कैसे समझे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर आप एक डीएनए देखें, तो डीएनए के पास दो स्ट्रैंड होती है। एक वो स्ट्रैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में जा रही होती है, एक वो स्ट्रैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रही होती है। हमें पता है नई स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम बननी है, इसका मतलब ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली है, ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी। ये बात हम जानते हैं कि ये हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी। देखो ये क्वेश्चन इसी बार 2023 में आया था। डीएनए आपके सामने एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के जस्ट सामने जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की स्ट्रैंड होती है, ये दोनों बेटा डीएनए की ही स्ट्रैंड है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो ये दोनों डीएनए की ही स्ट्रैंड है। और आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि एक टेम्पलेट है और टेम्पलेट के सामने आपके पास कोडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर मुझे आरएनए बनाना है, अगर मुझे आरएनए बनाना है, तो आरएनए इसी टेम्पलेट के सामने ही तो बनेगा, इसी टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री ही तो बनेगा। क्वेश्चन में अक्सर टेम्पलेट नहीं देते, क्वेश्चन में कोडिंग दे देते हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, बिल्कुल सेम कोडिंग जैसा स्ट्रैंड ही आरएनए बनेगा। बस जहां जहां थाइमिन है वहां वहां यूरेसिल लगा दो, जहां जहां थाइमिन है वहां वहां आपको यूरेसिल लगा देना, और आपको कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पर, देखो जरा, क्या आपको यहाँ थाइमिन दिख रहा है? उसकी जगह यूरेसिल लगा दो। ए के सामने ए, सी के सामने सी, जी, बस जहां जहां थाइमिन है वहां वहां यूरेसिल लगा दो। फिर ए के सामने ए, सी के सामने सी, जी के सामने जी। थाइमिन है, यूरेसिल लगा दिया, ए सी 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 जी। बिल्कुल सेम कोडिंग स्ट्रैंड के डिट्टो सेम होती है। जो आपके कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस होता है, लिख लो, ये तो किसी बॉक्स में लिख लो क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। वही आपका जो न्यू आरएनए अभी अभी ट्रांसक्राइब होकर बना है, बिल्कुल सेम सीक्वेंस होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि डीएनए में थाइमिन होगा और आरएनए है तो यूरेसिल होगा, बाकी बिल्कुल सेम है। और ये न्यूमेरिकल बहुत
ठीक है। अब हमें पता है कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट के सामने नया आरएनए बनता है। पर बच्चे अगर मैं इसी पूरे आरएनए को उल्टा घुमाकर आपको दिखाऊं, तो ये वाली स्ट्रैंड को अगर मैं इस डायरेक्शन में रीड करूं तो ये भी तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। आप कैसे डिसाइड करते हो? आप ये सारी चीजें, ये रेफरेंस किसके बेसिस पर लेते हो? तो बेटा हमने बनाया इस चीज को, हमने देखा कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड है डीएनए की। एक स्ट्रैंड होगी जिसके सामने नया आरएनए बन रहा होगा, उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और जहां पर आरएनए नहीं बन रहा उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। हमें पता है कि टेम्पलेट के सामने नया आरएनए बनेगा, लेकिन कोडिंग को भी हमने वेस्ट में नहीं जाने दिया। कोडिंग को हम रेफरेंस पॉइंट बनाकर काम करते हैं। जो हमारी कोडिंग स्ट्रैंड होती है ये हमारे लिए रेफरेंस का काम करती है, ये हमारे लिए रेफरेंस का काम करती है। हम इसी के रिस्पेक्ट में 5 प्राइम 3 प्राइम सब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अगर मैं बोल रही हूं कि ये पूरा डीएनए का सीक्वेंस है और आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बैठेगा और 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा, तो मेरा रेफरेंस क्या है? कोडिंग स्ट्रैंड। यानी कि मेरा आरएनए पॉलीमरेज कोडिंग स्ट्रैंड का जहां पर भी 5 प्राइम आ रहा है वहां पर बैठेगा और कोडिंग स्ट्रैंड का जहां 3 प्राइम आ रहा है उस डायरेक्शन में उसकी तरफ मूव करेगा। कभी भी आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में मैं रैंडमली बोलूं कि बेटा यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, एक प्रमोटर है, एक टर्मिनेटर है। प्रमोटर 5 प्राइम पर होता है, टर्मिनेटर 3 प्राइम पर होता है। वो सब मैं किसके रिस्पेक्ट में बोलूंगी? वो सारी चीजों का रेफरेंस कोडिंग स्ट्रैंड होगा। अगर हम बोलेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होने की शुरुआत 5 प्राइम एंड पर होती है, इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड का जहां 5 प्राइम एंड है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हर चीज का रेफरेंस हम किसको लेते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड को। कोडिंग स्ट्रैंड नए बने आरएनए के सीक्वेंस का डिट्टो सेम होता है। जिसके रिस्पेक्ट में नया स्ट्रैंड बनता है उसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हो। टेम्पलेट स्ट्रैंड को और भी कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो इससे आरएनए बनेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा और वो आरएनए आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा। वो आरएनए आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा, है ना? तो आपके पास, और वो जो प्रोटीन बना रहा है वो बिल्कुल कोडिंग स्ट्रैंड की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम कोडिंग है बेटा। क्योंकि ये नए बने आरएनए की तरह दिखाई देगा और आरएनए के पास जेनेटिक कोड होता है प्रोटीन बनाने के लिए, इसीलिए इसको कोडिंग स्ट्रैंड और इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोला जाता है और कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी बोला जाता है। वही टेम्पलेट स्ट्रैंड को नेगेटिव स्ट्रैंड भी बोला जाता है। ये कुछ नाम है, जनरली आपको मिल सकते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। और कोडिंग स्ट्रैंड को पॉजिटिव स्ट्रैंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? डीएनए से डीएनए बनना सिर्फ एस फेज में होता है, पर डीएनए से आरएनए बनना G1 में भी हो सकता है, G2 में भी हो सकता है। डीएनए से डीएनए बनना दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करती हैं, पर डीएनए से आरएनए बनने में कोई एक स्ट्रैंड ही टेम्पलेट की तरह बिहेव करती है, और जो स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करती है उसका नाम हम क्या रखते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तीसरी चीज, डीएनए से आरएनए बनना या डीएनए से डीएनए बनना दोनों किस डायरेक्शन में होते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्या कि ऐसा क्यों हुआ कि डीएनए से डीएनए तो आपने दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज किया, लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनना था तब आपने किसी एक ही स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज किया? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप मुझे खुद बताइए। बहुत बेसिक सी चीज, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देखो बेटा, आप यहाँ पर देखो, ये एक सीक्वेंस आप सबको दिखाई दे रहा है। मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देती हूँ। ये एक सीक्वेंस आपको बढ़िया से यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना? अब ये आपके पास एक स्ट्रैंड था डीएनए का जिसके रिस्पेक्ट में आपने एक नया आरएनए बना लिया। सोचो जरा कि अगर अगर ये स्ट्रैंड भी टेम्पलेट की तरह बिहेव करता, अगर ये करता, तो इसके सामने भी एक नया आरएनए बनता। और वो आरएनए का सीक्वेंस क्या होता? इसके सामने जो बनने वाला नया आरएनए का सीक्वेंस है, जरा उस आरएनए के सीक्वेंस को हम बनाते हैं। टी के सामने हमारे पास, मैं थोड़ा नीचे लेके जाती हूँ ताकि इसमें दिक्कत ना हो, है ना? थोड़ा सा नीचे जाकर इसको मैं बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो टी के सामने पहली बात तो यहाँ 3 प्राइम आएगा, है ना? अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो 5 टू 3 डायरेक्शन में बनाना है तो वैसे भी बना लो, पर एनीवे यहाँ 3 प्राइम आएगा, यहाँ 5 प्राइम आएगा। टी के सामने ए आएगा, ए के सामने टी नहीं आ सकता तो यू आएगा, टी के सामने जी, फिर सी, तो फिर टी के सामने वापस से ए, यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी, ए यू जी सी। इसी तरीके से ये पूरा सीक्वेंस आपके सामने बनेगा। कितनी बार? ए यू जी सी, 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 यानी 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स। मैंने कितनी बार लिखा है यहाँ पे? ए यू जी सी, 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 1 2 3 4 5, और एक और बार लिख लो ए यू जी सी। 6 टाइम्स ये आपके सामने होगा। ए यू जी सी 6 टाइम्स ये भी आपके सामने होगा। अब पहला जो नया आरएनए का स्ट्रैंड बना था और दूसरे टेम्पलेट के सामने जो आरएनए का स्ट्रैंड बना है, बेटा ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
यू के सामने यानी कि टी के सामने ए आना चाहिए था तो ए आ रहा है, ए के सामने यू आ रहा है, सी के सामने जी आ रहा है, जी के सामने सी आ रहा है। अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह बिहेव करती तो दो नए आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते। ये दोनों आरएनए जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते, ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर क्या बना लेते, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब आप पूछेंगे कि मैम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना इतना क्या नुकसान की बात है, क्या हो जाएगा अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा तो? बेटा आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, उसी का जो कोड होता है वो आपके जेनेटिक कोड की तरह बिहेव करता है, जिससे प्रोटीन बनता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फर्दर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। प्रोटीन बनने के लिए आपको एक स्ट्रैंड चाहिए आरएनए का जिस पर कोड हो, दो में तो वैसे भी कंफ्यूजन है और ट्रांसलेशन के प्रोटीन ही नहीं बैठ पाएंगे उस पर, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नहीं बना, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री चलो मान लेते नहीं भी हुआ, तो आपके पास दो अलग अलग आरएनए हैं। दो अलग अलग आरएनए होने का मतलब दो अलग अलग कोड के सीक्वेंसेस होंगे। अब जब आगे प्रोटीन बनाना होगा, टीआरएनए अमीनो एसिड लेकर आएगा, तो टीआरएनए को समझ ही नहीं आएगा कि मुझे आरएनए नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाना है या आरएनए नंबर 2 के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ये दोनों रीजन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला ये, अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो ट्रांसलेशन ही नहीं हो पाएगा। दूसरा ये, दो अलग अलग आरएनए तो दो अलग अलग कोड के सीक्वेंसेस, यानी कि प्रोटीन बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन याद रखना किसी एक स्ट्रैंड के सामने ही होता है, और उस स्ट्रैंड को आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हो। उस स्ट्रैंड को आप टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हो। ये दोनों रीजंस यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, हम रीड कर लेते हैं पहले हमें क्या बताया हुआ है, क्योंकि बुक हमें अच्छे से देखनी है। एनसीईआरटी प्रॉपर इसके अंदर इंक्लूडेड है, एक एक चीज आपके पास लिखी है। ट्रांसक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ है? रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा था? न्यूक्लियस में। ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ होता है बेटा? न्यूक्लियस में। सिर्फ ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है जो कि होगी साइटोप्लाज्म में, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए का बनना और रेप्लिकेशन यानी डीएनए का डबल होना दोनों न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात करूंगी मैं यूकैरियोटिक सेल में। ऑफ कोर्स प्रोकैरियोट के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, उनका तो सब कुछ ही साइटोप्लाज्म में होता है ना। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर भी आप जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डबल कर रहे हो, डुप्लीकेट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप डीएनए से आरएनए बना रहे हो, और जो एंजाइम आपकी मदद करता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम जहां जहां थाइमिन आना चाहिए था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स में, बस वहां वहां यूरेसिल आएगा। ठीक है, एडेनिन के सामने कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप थाइमिन लगाते थे डीएनए रेप्लिकेट करते टाइम, आपको बस वहां पर यूरेसिल लाना है, बाकी सारी चीजें सेम है, ये बात हमको पता है। अनलाइक रेप्लिकेशन जहां पर दोनों स्ट्रैंड कॉपी होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होती है जो कि नया आरएनए वहां पर बनाती है, नया आरएनए वहां पर जनरेट करती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, अब यहाँ पर एक बात लिखी है कि ट्रांसक्रिप्शन दो साइड्स के बीच में होता है, इनिशिएशन और टर्मिनेशन, इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तीन सेगमेंट्स होते हैं, इनिशिएशन साइट, टर्मिनेशन साइट और स्ट्रक्चरल जीन की साइट, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो ये तीन सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, दोनों स्ट्रैंड की कॉपी कभी भी नहीं बनती, यानी दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कभी भी बिहेव नहीं करते। इसका क्या रीजन है? रीजन नंबर 1 कि एक डीएनए स्ट्रैंड से जो आरएनए बनेगा वो एक अलग प्रोटीन के लिए कोडिंग करेगा, विच मीन्स अगर दोनों स्ट्रैंड से आप आरएनए बनाने लगे तो जो प्रोटीन बनेगा उसमें अलग अलग अमीनो एसिड के सीक्वेंस होंगे, सेम सेगमेंट होगा डीएनए का, पर दो अलग अलग तरीके के प्रोटीन बन रहे होंगे, तो ट्रांसलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों डीएनए दो आरएनए बनाएंगे, दो आरएनए तो दो अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे। जहां जनरली मुझे पता है कि इतना सेगमेंट अगर डीएनए का लो तो उससे एक ही प्रोटीन बनना चाहिए, लेकिन अगर दो दो आरएनए बन रहे होते तो सेम डीएनए से दो प्रोटीन बन रहे होते और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। पहला रीजन क्या बढ़ जाती, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो जाती। दूसरा रीजन, अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल बने तो वो भी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा और वो ट्रांसलेशन होने ही नहीं देगा। ये दोनों रीजंस के बारे में मैंने आपसे बात करी है, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन जो चीज मैंने अभी आपको कहा कि हम डिस्कस करेंगे, यानी कि ये कि हम कहते हैं कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एक यूनिट पर होता है, उस यूनिट के तीन हिस्से होते हैं, इनिशिएशन होता है, टर्मिनेशन होता है और बीच के अंदर स्ट्रक्चरल जीन होता है, उसकी हम बात करते हैं। उसको आप क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? अभी तक तो मैम हम डीएनए देखते आ रहे थे, डीएनए के अंदर हमने देखा जैसे ही एस फेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आएगा, वो जहां पर भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसको ढूंढेगा और स्टार्ट से लेकर एंड तक एक एक हिस्से को डबल कर देगा या डुप्लीकेट कर देगा। तो हमें कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि एंटायर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, पूरे के पूरे डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, तो कोई टेंशन की ही बात नहीं थी। लेकिन
पूरे डीएनए का कभी भी आरएनए नहीं बनता। आरएनए स्पेसिफिकली हम तब बनाते हैं जब हमें आगे जाकर उससे कोई प्रोटीन बनाना होता है, या फिर वो आरएनए का सीधा कोई फंक्शनल या कोई स्ट्रक्चरल रोल होता है। चीज समझो, हम हम डीएनए से आरएनए सिर्फ उस हिस्से का बनवाएंगे, या तो उसने आगे जाकर प्रोटीन बनाना हो, कोई ना कोई फिनोटाइप बनाना हो, यानी कि वो कोई जीन है। पूरा डीएनए में, सारे डीएनए में सब जीन्स नहीं होते बेटा। जीन्स क्या होते हैं? जीन वही स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो हमें मेंडल बता गए थे। मेंडल ने कहा था आपके डीएनए पर बहुत सारे जीन होते हैं, वो जीन प्रोटीन बनाते हैं जिसकी वजह से आपको फिनोटाइप आता है। तो यही जीन की हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी आगे जाकर पढ़ोगे, कि आपके पास पूरे डीएनए में सिर्फ 2% डीएनए ऐसा होता है जो कि कोडिंग होता है। कोडिंग कहने का मतलब जिस जीन से कुछ ना कुछ प्रोटीन बन रहा हो, जिस जीन से कुछ ना कुछ प्रोटीन बन रहा हो। बाकी 98% डीएनए आपका नॉन कोडिंग है, जिसके बारे में हमें यही नहीं पता कि वो आगे जाकर क्या प्रोटीन बनाएगा, हमको नहीं पता। इतना बड़ा डीएनए मेरे पास प्रेजेंट है, क्या सारा डीएनए आरएनए बनाता है? नहीं बेटा, सिर्फ वो वाला डीएनए आरएनए बनाता है। पहली बात तो या तो वो कोडिंग हो, उसको आगे जाकर प्रोटीन बनाना हो, तो वो आरएनए बनाता है। दूसरा केस ये होगा, डीएनए आरएनए तब बनाएगा जब ये आरएनए खुद बिना प्रोटीन बने, ये आरएनए खुद या तो कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहा होगा, या तो कोई स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहा होगा, या फिर ये आरएनए खुद कोई फंक्शन कर रहा होगा। सिर्फ और सिर्फ उन केसेस के अंदर ही डीएनए से आरएनए बनता है। मुझे पूरे डीएनए का आरएनए बनाना है? नहीं बनाना। इसीलिए क्या मुझे पूरे डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन करना है? नहीं करना। पहली चीज तो हुई ये। दूसरी चीज, बहुत से ऐसे जीन्स होंगे, मुझे पता है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन हम तब बनाते हैं जब हमें जीन को फिनोटाइप में कन्वर्ट करना है ना। लेकिन बहुत से ऐसे आपके जीन हैं जो तब एक्टिव थे जब आप बच्चे थे, क्योंकि तब ग्रोथ के लिए जरूरी थे और बाद में बंद हो गए बनना। बहुत से ऐसे जीन हैं जो सिर्फ प्यूबर्टी के टाइम बनेंगे, या पहले और उसके बाद में नहीं बनेंगे। तो इन जीन्स का या फिर इस ट्रांसक्रिप्शन का आपको अलग से ना रेगुलेशन करना होता है। ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन वाला टॉपिक आप आगे पढ़ोगे, उसमें भी ये चीज डिटेल में पढ़ोगे कि कितने कितने डीएनए का आरएनए बनाना है, इस चीज को हमें रेगुलेट करना होता है। और कब कब टाइम के अकॉर्डिंग भी, नीड के अकॉर्डिंग भी, कभी कभी जीन से प्रोटीन बनाना होता है, कभी कभी नहीं भी बनाना होता। क्योंकि मुझे इस ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेशन करना है, इसीलिए जिस हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन करना है उसको हमने एक यूनिट में बांधा हुआ है, ताकि हम उसका स्टार्ट और एंड रेगुलेट कर सके। हम अपनी मर्जी से डीएनए से आरएनए बनवा सके, और जब हम ना चाहें तो हम आरएनए ना भी बनवाएं। इसीलिए पता चलना चाहिए कि कौन से हिस्सा है डीएनए का जिसका आप आरएनए बना रहे हो। उसका पता लगाने के लिए आपका ट्रांसक्रिप्शन जिस जिस हिस्से का होता है उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आप पूरा डीएनए जब भी कभी देखेंगे, उस डीएनए पर आप नोटिस करेंगे कि जहां जहां ट्रांसक्रिप्शन होना होगा, डीएनए इतना समझदार है कि उसने एक यूनिट बना रखी है, उसने आपको साफ साफ बता रखा है कि ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सबसे पहले आपको एक रीजन मिलेगा जो कि प्रमोटर होगा, जो बताएगा कि यहां से ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू करो। थोड़ी देर आप आगे जाएंगे, आपको यहाँ पर एक टर्मिनेटर रीजन दिखेगा जो आपको कहेगा बस आरएनए बन गया, इसके आगे जीन नहीं है, बनाना बंद करो। और इन दोनों के बीच में होगा एक्चुअली वो हिस्सा जिससे नया जीन बन रहा होगा। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। सच में अगर किसी चीज का ट्रांसक्रिप्शन होता है या आरएनए बनता है, तो इसी स्ट्रक्चरल जीन का आरएनए बनता है, इसी स्ट्रक्चरल जीन का आरएनए बनता है। आई होप आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है समझ में आया, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का रीजन क्या है ये समझ में आया। रीजन क्या है? पूरा डीएनए का आरएनए बनाना ही नहीं है, हमें पता होना चाहिए हम किस हिस्से का आरएनए बना रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा तो जीन है ही नहीं, सारा का सारा तो कोडिंग है ही नहीं, कोडिंग तो सिर्फ 2% में है। तो उतना हिस्सा मुझे पता होना चाहिए कि अच्छा मेरा जीन है, इसका प्रोटीन बनाना है, इसीलिए हमने आगे प्रमोटर और लास्ट में टर्मिनेटर लगाया। दूसरी चीज, मुझे ट्रांसक्रिप्शन अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ करना है। ऑन और ऑफ करने के लिए मेरे पास कोई स्विच तो होना चाहिए, तो ये प्रमोटर और टर्मिनेटर स्विच की तरह काम करते हैं, जहां से आप ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट भी कर सकते हो, रोक भी सकते हो। तो हमने क्या किया, जिस जिस हिस्से का आरएनए बनाना था उसको एक यूनिट में डाला, यूनिट को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जहां से स्टार्ट होता है बेटा, जहां से स्टार्ट होता है उस सीक्वेंस को कहा जाता है प्रमोटर, जहां एंड होता है उस हिस्से को कहा जाता है टर्मिनेटर, और बीच में एक हिस्सा आता है जिसको आप बोलते हो स्ट्रक्चरल जीन, जहां से आपका आरएनए बनता है। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होता क्या है, इसको हम यहाँ पर रीड भी कर लेते हैं।
क्या बताया गया हमको? जब आप किसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं, जब आप किसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं, एक डीएनए के मॉलिक्यूल में उसके 3 रीजन होते हैं। उसमें एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, एक टर्मिनेटर होता है। इन तीनों में से स्ट्रक्चरल जीन ही सिर्फ वो हिस्सा होता है जिसका आरएनए बनता है। प्रमोटर का आरएनए नहीं बनता, टर्मिनेटर का आरएनए नहीं बनता। ये सिर्फ सीक्वेंस है जिसको पहचानता है एंजाइम, और एंजाइम का नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसको आप बोलते हो डीएनए का वो पोर्शन जहां पर आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, टर्मिनेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, और यहां पर बहुत सारे मल्टीपल जीन्स आपको देखने को, यहाँ पर आपको मल्टीपल जीन्स देखने को मिलेंगे। इससे पहले कि हम ये चीज थोड़ा सा और डिटेल में देखें, वैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, चलो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम यहीं पर खत्म कर लेते हैं। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है, ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम, जरा देखो। तो हमने क्या देखा? ट्रांसक्रिप्शन होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में होती है, पर रेफरेंस पॉइंट आप हमेशा क्या यूज करते हो? कोडिंग स्ट्रैंड। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन आते हैं। 3 हिस्से आते हैं आपके पास, एक प्रमोटर रीजन होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, और एक टर्मिनेटर रीजन होता है। प्रमोटर रीजन इज ऑलवेज 5 प्राइम अपस्ट्रीम, स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में 5 प्राइम अपस्ट्रीम होना चाहिए। अब मैं ये 5 प्राइम किसके रिस्पेक्ट में मानूंगी बेटा? कोडिंग स्ट्रैंड के, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम यहां पर आ रहा है इसलिए प्रमोटर यहां पर था, क्योंकि कोडिंग स्ट्रैंड के लिए 3 प्राइम यहां पर आता है इसलिए टर्मिनेटर यहां पर था। तो आपको एक बात कही जाती है, इस स्ट्रक्चरल जीन के 5 प्राइम अपस्ट्रीम पर प्रमोटर होता है, 3 प्राइम डाउनस्ट्रीम पर टर्मिनेटर होता है। क्या प्रमोटर और टर्मिनेटर से आरएनए बनता है? नहीं। वो दोनों क्या है? सिर्फ रिकॉग्नाइज करने की सीक्वेंस है, सिर्फ एक रीजन है जिसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहचानता है। एक चीज नोटिस करी गई है कि इस प्रमोटर रीजन में एक फिक्स सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा होता है। जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी थी उसके बेसिस पर इन प्रमोटर सीक्वेंसेस को नाम दिया गया। इसके बारे में अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मेरे पास सबसे पहले क्या आती है? प्रमोटर, जिसको स्टार्ट साइट बोलते हैं। फिर एक स्ट्रक्चरल जीन आएगा, फिर टर्मिनेटर आएगा जिसे आप स्टॉप साइट बोलो। प्रमोटर को आप क्या कह रहे हो? डीएनए का वो हिस्सा या डीएनए का वो रीजन जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगा, उसको आप प्रमोटर रीजन बोलते हो। बस इस प्रमोटर रीजन का काम सिर्फ इतना है बेटा कि यहां पर आकर आपका आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा, इसको पहचानेगा, बैठेगा, और फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आपको आरएनए बना कर देगा। बस इतना सा काम इसका होता है, ठीक है, और कोई काम नहीं है। कहाँ लोकेटेड है? 5 प्राइम एंड पर लोकेटेड है अपस्ट्रीम। रेफरेंस क्या था? कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम, जहां कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम है वहां पर ये बैठेगा। बैठता दोनों स्ट्रैंड पर एक साथ है, पर रेफरेंस क्या लेते हो? कोडिंग स्ट्रैंड को लेते हो, तो उसके 5 प्राइम पर आकर ये बैठेगा। ये जो प्रमोटर होता है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, इट डिटरमाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। आपके आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता कि टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सा है? हम कहते हैं कि जहां पर भी ये प्रमोटर रीजन है और जिस पर आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा, उस डायरेक्शन से जैसे ही वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम को आप कोडिंग मानोगे और उसके सामने वाली स्ट्रैंड को आप टेम्पलेट मानोगे। तो इसी प्रमोटर रीजन की वजह से और इसी पॉलीमरेज के बैठने के बाद ही आप पहचान पाते हो कि कौन सा 5 प्राइम है और कौन सा 3 प्राइम है। ये इसी की वजह से आप पहचानते हो। जहां पर भी अगर बैठा, अब सोचो, अगर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अगर मैं इसको उल्टा कर देती, एनसीईआरटी की एक लाइन है, अगर मैं कहती कि प्रमोटर रीजन ये नहीं है, प्रमोटर रीजन ये है, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर आपको दिखाती हूँ। ये दोनों सेम स्ट्रैंड में आपके सामने ड्रॉ करूंगी। ऊपर वाली स्ट्रैंड जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, नीचे वाली स्ट्रैंड जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। बिल्कुल सेम डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है, बिल्कुल इस बॉक्स जैसा डायग्राम मैंने बनाया है। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको कह रही हूँ कि बेटा इस बार जो प्रोमोटर रीजन था जिस पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठता है, वो यहाँ आकर बैठा है, ठीक है। ये आपकी पूरी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, यहां से लेकर यहां तक। ये बात मैंने आपको बता दी कि यहां से लेकर यहां तक एक जीन है जिसका आरएनए बनाना है, ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। और ये बता दिया कि आरएनए पॉलीमरेज बच्चे यहां आकर बैठा है। अब आप मुझे खुद बताओ कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट होगी, कौन सी स्ट्रैंड टर्मिनेटर होगी? जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बैठता है फिर वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करना जानता है, सीधी सी बात है। और हम जानते हैं, हमें लोकेशन भी पता है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर पर बैठेगा।
प्रमोटर इज प्रेजेंट ऑन 5 प्राइम अपस्ट्रीम। अगर ये मेरे पास सच में एक प्रमोटर है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बैठा है, तो इसका जो 5 प्राइम साइट है, इसका मतलब ये यहां पर बैठा है और ये इस डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा अगर इसको अपना जीन बनाना है तो इस स्ट्रैंड के 5 प्राइम पर ये बैठा है। जहां पर भी ये बैठा है, ये अटैच तो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से होगा, लेकिन जहां पर भी ये बैठा होगा उसके पास अगर 5 प्राइम एंड है, दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड होगा ना जिसके 5 प्राइम के पास वो बैठा होगा, तो वो 5 प्राइम एंड वाला जो डीएनए होगा या डीएनए स्ट्रैंड होगा उसे आप कोडिंग स्ट्रैंड कहोगे। उस केस में ये कोडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। इस डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा, इस स्ट्रैंड के सामने एक नया आरएनए बनाएगा और ये वाली स्ट्रैंड उस टाइम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगी। तो एक लाइन है बेटा एनसीईआरटी में, बहुत ब्यूटीफुल सी लाइन है कि अगर आप इस प्रमोटर का जगह बदल देते हो, अगर आप इस आरएनए पॉलीमरेज के अटैच होने की जगह बदल देते हो, टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड बदल जाता है। तो क्या ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है कि कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट बनेगी, कौन सी कोडिंग बनेगी? प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन के पास जो भी 5 प्राइम एंड होगा वो कोडिंग स्ट्रैंड होगा, पक्की सी बात है, क्योंकि हम उसी के रेफरेंस में टेम्पलेट और कोडिंग को पहचानते हैं। तो यही बात आपको यहाँ पर कही है कि प्रमोटर की जो जगह है वही बताएगी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होती है। ये वो डीएनए का सीक्वेंस है प्रमोटर रीजन जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठेगा। बीच में एक स्ट्रक्चरल जीन आएगी जो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में आती है और उसी का ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ उतने हिस्से का होता है। फिर एक एंड होता है जिसको आप टर्मिनेटर बोलते हो। टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड पर होता है, डाउन स्ट्रीम होता है। रेफरेंस क्या है? फिर से कोडिंग स्ट्रैंड। जहां पर कोडिंग स्ट्रैंड खत्म करेगी ट्रांसक्रिप्शन, जहां 3 प्राइम एंड आएगा वो आपका कोडिंग स्ट्रैंड, वो आपका कोडिंग स्ट्रैंड होगा डेफिनेटली। टर्मिनेटर एक सीक्वेंस है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही चलना शुरू करता है वो यहां से चलना शुरू करेगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा। जैसे ही टर्मिनेटर पे पहुंचेगा वो पहचान जाएगा, वो एंजाइम अपने फैक्टर्स के साथ ऑफ कोर्स पहचान जाएगा कि टर्मिनेटर साइट आ गया, मतलब ट्रांसक्रिप्शन बंद करना है। वो ट्रांसक्रिप्शन बंद कर देता है, आरएनए को यहाँ से डिटैच कर कर बाहर भेज देता है और खुद भी वहां से उतर जाता है। तो ये टर्मिनेटर साइट उसे बता देती है कि बस बन गया, स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए जो बनाना था बन गया, अब खत्म करो। तो बहुत बढ़िया सा सीक्वेंस है जो उसे स्टार्ट भी समझा देता है और उसे एंड भी समझा। वहीं पर एक नाम जो बहुत ज्यादा प्रमोटर रीजन के साथ जुड़ा हुआ है उसको आप बोलते हो टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स ये नाम किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा? प्रमोटर रीजन के साथ। ये आपके पास प्रमोटर रीजन के साथ ये नाम जो है वो अक्सर जुड़ा होता है। क्या हुआ? यूकैरियोट के अंदर अक्सर हमने यूकैरियोट के अंदर एक चीज देखी। यूकैरियोट की भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, तो हमने देखा यूकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का जब जब प्रमोटर देखो उसमें ये ए और टी वाले बेस पेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। खास कर कर इसी सीक्वेंस में रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे टी ए करके रिपीट हो रहे होते हैं। तो इस बॉक्स को कहा गया बेटा टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम होगनेस था, तो इसको होगनेस बॉक्स भी कहते हैं। टाटा बॉक्स फीचर्स अ ग्रूव दैट इज केपेबल ऑफ बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक प्रोटीन कॉम्पोनेंट। प्रमोटर रीजन में ये टाटा बॉक्स था। टाटा बॉक्स ने एक ऐसा ग्रूव बना रखा था डीएनए पे ताकि जो इनिशिएटर प्रोटीन है, जो आरएनए पॉलीमरेज है, वो यहाँ पर बाइंड कर। सिमिलरली हमने देखा प्रोकैरियोट का प्रमोटर रीजन। प्रोकैरियोट के प्रमोटर रीजन में भी ऐसा टीए करके ए और टी रिच न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट हो रहे थे, लेकिन वहां पर वो टीए नहीं थे, तो वहां उसको टाटा बॉक्स नहीं कहते। प्रोकैरियोट में उसको स्पेसिफिक सीक्वेंस को प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम प्रिब्नो था। यूकैरियोट में आप उसे होगनेस बॉक्स कहते हो क्योंकि जिसने डिस्कवर किया था उन साइंटिस्ट का नाम होगनेस था। सीधी सी बात है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, प्रमोटर रीजन ए टी रिच होता है, उसमें ए और टी वाले सीक्वेंसेस बहुत ज्यादा है। टीए करके वो रिपीट हो रहे थे यूकैरियोट में, तो उसका नाम रखा टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स को होगनेस बॉक्स भी कहते हैं। प्रोकैरियोट में ये किसी और वे में रिपीट हो रहे होंगे, पर वहां उसे टाटा बॉक्स नहीं कहते, वहां उसे प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। याद करने का तरीका क्या है? प्रोकैरियोट भी पी से स्टार्ट होता है, प्रिब्नो भी पी से स्टार्ट होता है, तो प्रिब्नो और प्रोकैरियोट एक साथ आ जाएंगे, होगनेस आपका यूकैरियोट में चला जाएगा। बस इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है? अच्छा, तो हमने क्या देखा? हमारे पास एक प्रमोटर होगा, है ना, और जो कि सपोर्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को। यूकैरियोट में वहां पर एक प्रमोटर प्रेजेंट होता है। प्रमोटर पर कौन आकर बैठता है? आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम आकर बैठता है। वो क्या करेगा? सीधी सी बात है बेटा, कोई भी जैसे अभी आप डीएनए पॉलीमरेज पढ़कर आए हो, डीएनए पॉलीमरेज जहां पर भी बैठा था सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम से दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को खोला था, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा था, तभी तो उसके सामने नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। तो सीधी सी बात है, जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके बैठेगा उसको भी दोनों स्ट्रैंड अलग अलग करने पड़ेंगे ताकि वो टेम्पलेट के सामने अपना खुद का नया आरएनए बना सके।
अपना काम धंधा बनाने के लिए उसको पुराना रिश्ता तो तोड़वाना पड़ेगा। तो सेम चीज आरएनए पॉलीमरेज करता है। वो क्या करता है, सबसे पहले आया है तो डीएनए हेलिक्स को खोलेगा ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन कर सके। पहला पॉइंट ही उसका ये होता है, और ये चीज आपसे पूछी भी गई है। एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि डीएनए के सामने नया आरएनए बनता है। किस डायरेक्शन में बनता है, 5' टू 3'। डुप्लीकेशन भी इसी डायरेक्शन में होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी इसी डायरेक्शन में होता है। हर डीएनए की दोनों स्ट्रैंड, एक को कहते हो आप टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड आप उसको इसलिए कह रहे हो, उसकी पोलैरिटी 3 to 5 है, उसके सामने नई चेन 5 to 3 बनेगी। दूसरी स्ट्रैंड आपके पास होती है कोडिंग स्ट्रैंड। जो ये कोडिंग स्ट्रैंड आपके पास होती है, ये 5' to 3' होती है। कुछ खास नहीं कर रही है, बस इसी का सेम सीक्वेंस आरएनए में देखने को मिलता है। तो वही कोड आगे जाकर प्रोटीन बनाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्यों है, जितने भी रेफरेंस पॉइंट है, चाहे प्रमोटर को मैं कह रही हूँ कि वो 5' अपस्ट्रीम पर है, या मैं टर्मिनेटर को कहती हूँ कि वो 3' डाउनस्ट्रीम पर है, जितने भी रेफरेंस पॉइंट है, जब भी मैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए रेफरेंस पॉइंट लेती हूँ तो वो कोडिंग स्ट्रैटेजी। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी और ये सारी बातें आपको बताई हुई है। अब एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है विच इज जीन, जो आगे ट्रांसलेशन के बाद भी आपकी बहुत मदद करने वाला है। मुझे बताओ जीन क्या होता है। मेंडल की भाषा में, मेंडल की परिभाषा में बात करें तो मेंडल ने हमें सीधे सीधा एक बात बताई थी, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को आप जीन कहते हो। क्यों, क्योंकि यही पापा मम्मी के कैरेक्टर्स बच्चों में लेकर आता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में ये लेकर आता है, इसीलिए इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट है। ये वही जीन है जिसे मेंडल पेयर्ड फैक्टर बोलते थे, कि कुछ तो ऐसा है जो कि पेयर में प्रेजेंट है और ये आगे जाकर किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। बाद में जाकर हमें पता चला ये वही जीन है जो आरएनए बनाएगा, उस आरएनए से प्रोटीन बनेगा और फिर वो प्रोटीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करेगा। हमें भी ये बात पूरे पूरे तरीके से पता थी। तो टेक्निकली मुझे बताओ जीन की डेफिनेशन क्या होती है। जीन आप उस डीएनए सीक्वेंस को कहोगे जो कि कोई ना कोई आरएनए बना रहा हो। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है ये। एनसीईआरटी डायरेक्टली क्या बोलती है, इतना बड़ा डीएनए, उसमें बहुत सारे जीन्स होंगे, लेकिन सारे के सारे कोडिंग नहीं होंगे, सारे के सारे कुछ नॉन कोडिंग रीजन भी होगा। तो आप कैसे डिफाइन करोगे जीन को, जीन डीएनए का वो टुकड़ा है जो आरएनए बना रहा हो। स्पेसिफिकली बोला जाता है इट इज दैट डीएनए सीक्वेंस दैट कोड फॉर, ज्यादा करेक्ट है ये लिखना, दैट कोड फॉर एनी काइंड ऑफ आरएनए। बच्चे, कोई ना कोई आरएनए, एनी काइंड ऑफ आरएनए तो वो एटलीस्ट बना ही रहा हो। अब आरएनए 3 तरीके के होते हैं, तो कोई भी आरएनए बना रहा हो। आरएनए 3 तरीके के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। चाहे एमआरएनए बना रहा हो, चाहे आरआरएनए बना रहा हो, चाहे टीआरएनए बना रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आरएनए अगर बन रहा है तो उसे आप जीन कहेंगे। ये डेफिनेशन हमारे सामने आई। सब लोग बहुत सॉर्टेड है, बहुत खुश है कि चलो एक डेफिनेशन है हमारे पास कि पूरे डीएनए में से वो डीएनए जो कि आरएनए बनाता हो उसको आप जीन कहेंगे। हमें पता है कि इनमें से सिर्फ एक आरएनए जिसे आप एमआरएनए कहते हैं वही आगे जाकर प्रोटीन बनाता है। हमें पता है कि एक ही एमआरएनए है जो आगे जाकर प्रोटीन बनाता है, उसे आप एमआरएनए कहते हैं। ये दोनों आरएनए आगे जाकर प्रोटीन नहीं बनाते। इन दोनों का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल होता है। इन दोनों का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल होता है, पर ये आगे जाकर प्रोटीन नहीं बनाते। फिर भी अगर आरएनए बन रहा है तो उसे आप जीन कहेंगे। तो जीन की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी आरएनए बन रहा हो तो उसे आप जीन कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और डेफिनेशन जिसमें हमको कंफ्यूजन होती है, जो हमें इसके बाद पढ़ना होता है, वो होता है सिस्ट्रोन। अब ये सिस्ट्रोन क्या है, बहुत से लोग बोल देते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए या फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन को आप सिस्ट्रोन कह देते। बेटा फर्क सिर्फ इतना है, सिस्ट्रोन इज डिफाइंड एज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए, बहुत ढंग से देखना, दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए या दैट डीएनए सीक्वेंस which codes for which codes for ओनली mRNA। आपके पूरे डीएनए का वो सीक्वेंस जो सिर्फ और सिर्फ mRNA बनाता हो उसको आप सिस्ट्रोन कहते हैं। यानी कि आपके डीएनए का वो हिस्सा जिससे मुझे पक्का पक्का पता है कि आगे जाकर कोई ना कोई प्रोटीन बनेगा, कोई ना कोई एक्सप्रेशन आएगा, उसको आप सिस्ट्रोन कहते हैं। क्योंकि जीन तो बहुत बड़ा टर्म हो गया बेटा। जीन में तो आपने सारे आरएनए ले लिए, एमआरएनए भी ले लिया, आरआरएनए भी ले लिया, टीआरएनए भी ले लिया।
लेकिन मुझे अलग से उस जीन के बारे में जानना था जो मुझे पता था आगे जाकर प्रोटीन बनाता है। और इन तीनों में से सिर्फ एक mRNA होता है जो आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा ट्रांसलेशन से। तो वहां पर हमारे पास एक नई डेफिनेशन आती है जिसको हम बोलते हैं सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो mRNA बनाता है। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या ये चीज क्लियर हुई? तो यहां से ना एक बहुत बढ़िया वाला असर्शन रीजन बन सकता है। क्या बनेगा? आपको एक स्टेटमेंट दे रही हूं मैं यहाँ पे, स्टेटमेंट को मार्क कर लो, ये सीधा सीधा आपके पास असर्शन रीजन में आ सकती है। स्टेटमेंट क्या है? एवरी जीन इज सिस्ट्रोन। ऐसे अगर मैं बोलूं एवरी जीन इज सिस्ट्रोन, क्या ये बात ठीक है? क्या हर जीन सिस्ट्रोन होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं आपको बोलूं एवरी सिस्ट्रोन इज जीन, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? ये स्टेटमेंट ठीक है। हर सिस्ट्रोन जीन है, क्योंकि जीन तो आप उसको कह देते हैं जो आरएनए बनाए, उसको आप जीन कह देते हैं, है ना? और सिस्ट्रोन तो आरएनए बना ही रहा है, एमआरएनए बना ही रहा है। क्या हर सिस्ट्रोन जीन है? बिल्कुल हर सिस्ट्रोन जीन है। बट every gene but every gene is not सिस्ट्रॉन। लेकिन हर जीन सिस्ट्रॉन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर जीन mRNA नहीं बनाता। हर जीन rRNA भी बना सकता है, tRNA भी बना सकता है। इसलिए मैं हर जीन को सिस्ट्रॉन नहीं कह सकती, पर हर सिस्ट्रॉन जीन जरूर होता है। ये पूरी स्टेटमेंट से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखना। आई होप आप लोगों को जीन के बारे में पता चल गया हो। जीन आप किसको कहते हो? जो आरएनए बनाए। सिस्ट्रोन के बारे में पता चल गया हो, सिस्ट्रोन सिर्फ वो जो mRNA में। ठीक है। एक और चीज आप डिटेल में आगे जाकर थोड़ा सा पढ़ोगे कि जीन की ना एक और डेफिनेशन है, एक थोड़ी सी लूज डेफिनेशन इसकी है। वो लूज डेफिनेशन क्या है आगे आप रीड करेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, बट मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता देती हूँ। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, आप लोग ऑपेरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, मैं इस लूज डेफिनेशन को यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। बहुत बार ऐसा होगा बेटा कि ये आपके पास एक डीएनए का सीक्वेंस है, ये आपके पास एक डीएनए का सीक्वेंस है। इस डीएनए के सीक्वेंस में, इस डीएनए के सीक्वेंस में ये रहा प्रमोटर, ये रहा टर्मिनेटर, और बीच में ये रही स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी, कोई टेंशन की बात नहीं है। इस प्रमोटर और इस टर्मिनेटर के थोड़ा सा पीछे हम आए तो हमें फिर से एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिखी। उस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमें फिर से एक प्रमोटर दिखा। ठीक है। हमें फिर से एक टर्मिनेटर दिखा, हमें फिर से एक प्रमोटर दिखा, हमें फिर से एक टर्मिनेटर दिखा। यहां पर जो जीन था बेटा, यहां पर जो जीन था उससे आरएनए बना, उससे आरएनए बना। बट इस आरएनए को हम बोलते हैं रेगुलेटरी आरएनए, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी आरएनए। एक चीज, ये रेगुलेटरी आरएनए जो प्रोटीन बनाता है, वो प्रोटीन कोई फिनोटाइप नहीं रेगुलेट करता, वो प्रोटीन इस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा। उसका नाम होता है रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी आरएनए से क्या बना? रेगुलेटरी प्रोटीन। कभी कभी कुछ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स आपके पास ऐसी होती हैं, जो जीन उनके पास प्रेजेंट है उनसे जो प्रोटीन बनता है वो कोई फिनोटाइप नहीं दे रहा, वो आगे जाकर आपके सामने कोई भी नया कैरेक्टर नहीं बना रहा। इसका काम है सिर्फ जाकर किसी स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करना। रेगुलेट करना मतलब ऑन करना या ऑफ करना। अब ये आगे जाकर कोई नया प्रोटीन नहीं बना रहा, बट हम इनको रेगुलेटरी जीन को भी जीन मानते हैं। पहली चीज ये पहला केस आया आपके सामने जो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन बन रहा है वो कोई फिनोटाइप नहीं ले रहा, वो आगे जाकर रेगुलेट कर रहा है। दूसरी चीज जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, दूसरी चीज जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, सेम ऐसा कैरेक्टर आप पढ़ेंगे अभी आगे जाकर ऑपेरॉन्स का। तो उनके अंदर क्या होगा? डीएनए होगा, ये डीएनए का सीक्वेंस आपके पास प्रेजेंट होगा। डीएनए के सीक्वेंस में आपके पास इस तरीके से एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपके पास ऑफकोर्स प्रमोटर होगा, आपके पास टर्मिनेटर होगा, बीच में आपके पास एक स्ट्रक्चरल जीन होगा। तो वहां पर एक चीज बताई गई है बेटा कि इस प्रमोटर वाले रीजन के अंदर ही, इस प्रमोटर वाले रीजन के अंदर ही यहाँ पर एक सीक्वेंस होता है। यहाँ पर एक छोटा सा सीक्वेंस है, प्रमोटर के एडजेसेंट होगा, मतलब हो सकता है प्रमोटर के अंदर भी एंट्री ले रहा हो, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में भी हो सकता है। बट यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस मिलता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटर सीक्वेंस, उसको बोलते हैं ऑपरेटर सीक्वेंस। ठीक है, ये याद रखना, ये आप आगे भी पढ़ोगे, मैं क्लियरली लिख देती हूँ थोड़ा। इस सीक्वेंस को बोलते हैं ऑपरेटर सीक्वेंस। क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेटर सीक्वेंस। कुछ न्यूक्लियोटाइड होंगे, कुछ सीक्वेंस होगा, ऑफ कोर्स इसको आप ऑपरेटर सीक्वेंस बोलते हो।
ये जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ऐसे रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं जो रेगुलेटरी जीन से बनते हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन बेटा और कहीं नहीं इसी ऑपरेटर पर ही जुड़ने आए थे, और इस ऑपरेटर पर जुड़कर ये डिसाइड करेंगे कि ये इस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ट्रांसक्रिप्शन होने देंगे या नहीं देंगे। डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन मत लेना। क्या होता है, हर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के प्रमोटर के पास एक ऑपरेटर होता है। उस ऑपरेटर पर अगर ये रेगुलेटरी प्रोटीन बैठ गया तो ये ट्रांसक्रिप्शन करने नहीं देता। बहुत बार ऐसा करता है कि रिप्रेस कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देता। तो अब मुझे बताओ, क्या इस ऑपरेटर रीजन ने कोई आरएनए बनाया? नहीं बनाया, बस एक रीजन था, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था। क्या ये कभी भी आरएनए बनाएगा? नहीं। पर इसको भी बहुत बार ऑपरेटर जीन कह दिया जाता है। ये जो यहाँ पर जीन था, जो आई जीन था, ये आगे जाकर प्रोटीन बना रहा था, पर उस प्रोटीन से कोई फिनोटाइप नहीं बन रहा था। वो प्रोटीन जाकर रेगुलेट ही कर रहा है। इसको भी रेगुलेटरी जीन बोल देते हो। चलो ये तो मुझे फिर भी समझ में आता है क्योंकि आरएनए बना रहा है, इसलिए आप उसको जीन कह दे रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर ये ऑपरेटर रीजन तो कोई आरएनए भी नहीं बना रहा। तब भी बहुत बार आप ऐसा रीड करोगे कि बुक्स में लिखा होता है ऑपरेटर जीन। बहुत बार बुक्स में लिखा होता है ऑपरेटर जीन। अगर ये जीन होता तो इसको कोई आरएनए बनाना चाहिए था, बट ये नहीं बना रहा, ये सिर्फ एक सीक्वेंस है, तब भी आप उसको ऑपरेटर जीन कहते हो। इसीलिए एक लूज डेफिनेशन भी जीन की आती है कि कई बार जो है कोई भी सीक्वेंस अगर वहां पर प्रेजेंट है जो कि रेगुलेटेड या रेगुलेशन से एसोसिएटेड है, उसको भी जीन कह दे रहे। ये चीज भी लिखी हुई है बुक में, डिटेल में लिखी हुई है, बट आई होप हम लोगों को समझ में आया जीन होता क्या है। मैं फिर से बता रही हूँ, जीन वो सेगमेंट है जो आरएनए बनाएगा, चाहे एमआरएनए, चाहे आरआरएनए, चाहे टीआरएनए। क्लियर? उसमें से वो सीक्वेंस जो सिर्फ एमआरएनए बनाता है उसे आप सिस्ट्रॉन कहते हो। तो एवरी सिस्ट्रॉन इज अ जीन, बट एवरी जीन इज नॉट सिस्ट्रॉन। दूसरी चीज हमने क्या यहाँ पर देखी कि कई बार ऐसा है कि कोई सीक्वेंस है, वो आरएनए नहीं बना रहा, तब भी उसे जीन कहा जा रहा है। तो एक लूज डेफिनेशन भी हमारे पास जीन की प्रेजेंट होती है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाले हैं, इसी सिस्ट्रॉन को हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। हमें पता है वो सीक्वेंस जो आगे जाकर एमआरएनए बनाता है उसको आप सिस्ट्रॉन कहते हो। एमआरएनए मतलब आगे जाकर पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनेगा ही बनेगा। तो डेफिनेशन देखो कितनी बढ़िया दी है। अब पॉलीपेप्टाइड कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए, डीएनए का वो रीजन जो पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये डीएनए का रीजन एमआरएनए बनाएगा, तभी तो आगे जाकर प्रोटीन बनेगा। तो डेफिनेशन ऐसी भी आ सकती है कि डीएनए का वो रीजन जो प्रोटीन बनाएगा उसे सिस्ट्रॉन कहते हैं। There are two type of structural genes in a transcriptional unit. अब सिस्ट्रोन के बेसिस पर दो तरीके की ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है। कभी कभी वो स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रोनिक होता है और कभी कभी वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। इनका क्या मतलब होता है? देखो, हमने आपको कहा कि ये आरएनए का टुकड़ा है, हमने आपको कहा कि ये आरएनए का टुकड़ा है, और आरएनए के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होना होता है तो वहां पर एक प्रमोटर रीजन बैठा होता है, वहां पर एक प्रमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर होता है। एक प्रमोटर होता है, एक टर्मिनेटर होता है। बीच में हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन होता है। बीच में हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन होता है। ये चीज हम लोगों को पता है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा देखा गया खास कर प्रोकैरियोट्स के अंदर, ऐसा देखा गया खास कर प्रोकैरियोट्स के अंदर कि हमें पता था कि ये स्ट्रक्चरल जीन एक आरएनए बनाएगा, ये आरएनए जाकर एक प्रोटीन बनाएगा, ये स्ट्रक्चरल जीन आरएनए बनाएगा। मान लेते हैं ये स्ट्रक्चरल जीन ए था, ये स्ट्रक्चरल जीन बी था, तो इससे आरएनए ए बना, इससे आरएनए बी बना। आरएनए बी ने आगे जाकर प्रोटीन बनाया, ये प्रोटीन ए बनाएगा, ये प्रोटीन बी बनाएगा। दो अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी तो दो अलग अलग प्रोटीन बन गए। ए से ए प्रोटीन बन गया, एक से बी प्रोटीन बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? बहुत सिंपल सी चीज है, दो अलग अलग प्रोटीन बन गए। लेकिन क्या होता था, प्रोटीन क्या करता है? कुछ ना कुछ फंक्शन करता है, कोई ना कोई काम करेगा, कोई ना कोई मेटाबॉलिज्म करेगा, किसी ना किसी मेटाबॉलिक पाथवे में ही वो एसोसिएटेड होगा। अब एक मेटाबॉलिक पाथवे ऐसा था कि जब जब इस मेटाबॉलिक पाथवे को ऑन किया जाता था या जब जब इस मेटाबॉलिक पाथवे की जरूरत पड़ती थी कि प्रोटीन बनाना है, तब हमेशा प्रोटीन ए की जरूरत और प्रोटीन बी की जरूरत एक साथ पड़ती थी। ये दोनों प्रोटीन हमेशा हमें एक साथ चाहिए होते थे, इसलिए इनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ ही करना होता था, क्योंकि ये दोनों मिलकर किसी कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करते थे। ठीक है, मुझे कोई काम करवाना है, मान लेते हैं मुझे लैक्टोज तोड़ना है, मैं लैक ओपेरोन की यहाँ पर बात कर रही हूँ, मुझे लैक्टोज तोड़ना है। लैक्टोज तोड़ने में दो एंजाइम चाहिए, तो जब जब लैक्टोज तोड़ना है मुझे ये दोनों चाहिए, तो मुझे इसका भी ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, मुझे इसका भी ट्रांसक्रिप्शन करवाना है। अब प्रोकैरियोट्स ने सोचा कि इतनी मेहनत क्यों करे, कभी भी मुझे कुछ ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे सिर्फ प्रोटीन ए चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मुझे सिर्फ प्रोटीन बी चाहिए। जब भी मुझे चाहिए, मुझे दोनों साथ में चाहिए। तो मैं दो बार आरएनए पॉलीमरेज बिठाऊंगा, पहले ये प्रोटीन बनवाऊंगा,
फिर आरएनए पॉलीमरेज बिठाऊंगा, फिर दूसरा प्रोटीन बनाऊंगा, मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? तो इसका एंड रिजल्ट ये हुआ ओवर इवोल्यूशन कि आरएनए के अंदर, जब आरएनए सॉरी प्रोकैरियोट्स के अंदर एक चीज नोटिस हुई कि इनके प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में कई बार 2-3 स्ट्रक्चरल जीन एक साथ होते थे। यानी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर मोर देन वन स्ट्रक्चरल ए, स्ट्रक्चरल बी, मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते थे। कभी कभी सी, 3 तरीके के प्रोटीन भी प्रेजेंट होते। तो ये चीज या ऐसा मिलना जहां एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक ही है, मुझे कैसे पता चला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक ही है? क्योंकि एक ही प्रोमोटर और एक ही टर्मिनेटर है। जब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बच्चे मल्टीपल स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होने लगे तो इसको आप बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में बहुत सारे सिस्ट्रोन थे, हमें पता ही अलग एमआरएनए बनाता है, हमें पता ही अलग एमआरएनए बनाता है, पर हम 2 एमआरएनए क्यों बनवाएं? हम 2 बार प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज की मेहनत क्यों करवाएं? हमने इन दोनों को एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में पैक कर दिया। अब जब जब लैक्टोज तोड़ना था या जब जब ट्रांसक्रिप्शन करने की जरूरत होती थी, आरएनए पॉलीमरेज आके बैठता था। ये बैठ गया यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए बनाता था। अब आरएनए पॉलीमरेज को तो एक प्रमोटर दिखना चाहिए और एक टर्मिनेटर दिखना चाहिए, वो बैठेगा और आरएनए बना देगा। अब मैं एक और चीज यहाँ पर आपको यही बता रही हूँ, मैं दोबारा भी डिटेल में बताऊंगी। जैसे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बैठेगा, नया आरएनए बनाएगा, तो इन दोनों, 2 अलग अलग जीन है, 2 अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन है, पर ये दोनों एक ही आरएनए बनाएंगे, ये एक ही एमआरएनए बनाते हैं, क्योंकि ये एक ही ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में है। आरएनए पॉलीमरेज को थोड़ी पता है कि 2 अलग अलग जीन है, उसे सिर्फ एक प्रमोटर दिखाई देता है और एक टर्मिनेटर दिखाई देता है। वो प्रोमोटर से लेकर टर्मिनेटर तक एक आरएनए बनाकर आपको दे देगा, उसने बनाकर दे दिया, वो एक ही एमआरएनए बनाता है। फिर क्या होता है, जब ये एमआरएनए आगे प्रोटीन बनाने जाता है तो इसके अंदर हिडन स्टार्ट और स्टॉप लगा होता है। एक लीडर सीक्वेंस यहाँ पे, एक इंटरसिस्ट्रोनिक एंड यहाँ पे, एक लीडर सीक्वेंस यहाँ पे, एक इंटरसिस्ट्रोनिक एंड यहाँ पे, एक ही एमआरएनए बनता है। लेकिन जब इस एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा होगा, जब ट्रांसलेशन हो रहा होगा, कुछ फैक्टर्स यहाँ पर आपको आरएनए से प्रोटीन बनाकर दे रहे होंगे, तब आप खुद नोटिस करेंगे कि स्ट्रक्चरल ए का ए प्रोटीन अलग बना और स्ट्रक्चरल बी का बी प्रोटीन अलग बना। मेहनत कम हो गई, एक बार आरएनए बनाना पड़ा, पर 2-2 प्रोटीन आपको मिले बिना किसी मिलावट के। इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक मोड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर पर एक से ज्यादा जीन का प्रेजेंट होना, इसी कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। अब पॉलीसिस्ट्रोनिक में एक से ज्यादा जीन को एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट रेगुलेट करती है, ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जीन्स को ऑपरेशन एक साथ हो रहा है, इनको रेगुलेशन एक साथ मिल रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हो? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। और याद रखना, ऐसा सिर्फ प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। क्यों? पहली बात, हमको इतनी कोई एनर्जी की दिक्कत नहीं है, हम अलग अलग आरएनए पॉलीमरेज बिठा लेंगे। दूसरा, हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता कि 2 जीन वो एक साथ ही बन रहे हैं। हो सकता है मुझे इस जीन को अलग रेगुलेट करना हो, इस जीन को अलग रेगुलेट करना हो, तो मेरे लिए इन दोनों को 2 अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में रखना बेटा बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम यूकैरियोट ऐसा कुछ रिस्क नहीं रखते कि दोनों को एक डिब्बे में डाल दिया, हम ऐसा नहीं करते। तो याद रखना, ये पॉलीसिस्ट्रोनिक वाली कंडीशन या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलता है। अरे अरे अरे, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट में मिलेगा, आपको ये कभी यूकैरियोट में नहीं। क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा, 2 तरीके के स्ट्रक्चरल जीन है, या तो आपके पास पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं या आपके पास मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं। सॉरी, हम सबसे पहले किसकी बात करें? मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। तो यूकैरियोट के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक जीन मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर पॉलीसिस्ट्रोनिक मिलते हैं। इतनी बात आपको समझनी थी, इतनी बात आपने समझ ली। इसके बाद यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे आप बोलते हो स्प्लिट जीन, जिसे आप बोलते हो स्प्लिट जीन। अब ये स्प्लिट जीन क्या भला है, तो इसको थोड़ा सा समझ लो। क्या हुआ बेटा, ये आपके पास आरएनए है, चलो मैं इसको रेड कलर से बना देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पास आरएनए है, आरएनए के अंदर फिर से वही एक प्रमोटर है, एक टर्मिनेटर है, और ये बीच में बैठा स्ट्रक्चरल जीन है। एक प्रमोटर है, एक टर्मिनेटर है, और बीच में बैठा स्ट्रक्चरल जीन है। ये स्ट्रक्चरल जीन क्या करेगा? आरएनए बनाकर देगा, सीधी सी बात है। और ये आरएनए सीधा आगे जाकर प्रोटीन बनाना चाहिए, यही हमने आज तक पढ़ा है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन
यूकैरियोट के अंदर ये एमआरएनए सीधा जाकर प्रोटीन नहीं बना पाता। एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनता है वो एमआरएनए नहीं बनता, उससे पहले आपके पास एचएनआरएनए बनता है जो कि इमैच्योर होता है, या जिसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। जो पहला आरएनए बनता है वो इमैच्योर आरएनए बनता है बेटा, जिसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है बहुत दुख की बात, पर यही होता है। सीधा जो एमआरएनए बनता है उसको आप सीधा सीधा प्रोटीन बनाने के लिए आगे नहीं यूज कर सकते, ये इमैच्योर होता है, इसे आप प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हो, इसे आप हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहते हो या एचएनआरएनए कहते हो। दिक्कत की बात ये है कि ये जो आरएनए आपके पास बनता है, इसके अंदर कुछ रीजन ऐसा होता है जो कि आगे चलकर प्रोटीन नहीं बना सकता। सिर्फ कुछ रीजन इसमें से प्रोटीन बना सकता है, हर रीजन प्रोटीन नहीं बना सकता। जो आपके काम का रीजन होता है उसको बोलते हैं एक्सोन। जो फंक्शनल आरएनए होता है उसको बोलते हैं एक्सोन। बीच बीच में जो वो आरएनए जो आगे चलकर प्रोटीन नहीं बना सकता या जो नॉन फंक्शनल होता है उसे कहते हैं इंट्रोन। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इमैच्योर आरएनए से आगे जाकर एक मैच्योर एमआरएनए बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक्सोन, जिसमें इंट्रोन ना हो। मुझे सारे के सारे इंट्रोन यहाँ से हटाने पड़ेंगे क्योंकि वो मेरे किसी काम के हैं नहीं, उनसे प्रोटीन बनता नहीं, तो मुझे इंट्रोन हटाना है। तो जो एचएनआरएनए से जब आप एमआरएनए बनाते हो, जिस प्रोसेस में आप सारे इंट्रोन्स को हटा देते हो, इसी प्रोसेस को कहा जाता है स्प्लाइसिंग। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्प्लाइसिंग। तो व्हाट इज स्प्लाइसिंग? स्प्लाइसिंग इज नथिंग बट रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। आप एचएनआरएनए से सारे इंट्रॉन्स को अगर हटा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ इंट्रॉन्स हटाने और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमआरएनए में। एमआरएनए आपके पास मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट है, ये मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट है, ये मैच्योर आरएनए है जो कि अब आगे जाकर सीधा प्रोटीन बना सकता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये होता है स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं एक्सोन प्लस इंट्रॉन, अगर मुझे आरएनए में एक्सोन प्लस इंट्रॉन दोनों दिखाई देते हैं, ये स्प्लिट जीन होता है। ऐसे जीन को स्प्लिट जीन कहते हैं जिसमें से आगे जाकर फिर इंट्रॉन को हटाना पड़ता है। अब इतनी मेहनत क्या कभी प्रोकैरियोट करेगा? नहीं। प्रोकैरियोट में बहुत सिंपल सी चीज है, जो आरएनए बना वही प्रोटीन बना देगा, बात खत्म। तो ये स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ किस में देखने को मिलेगा, सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलेगा। पॉलीसिस्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हमें किस में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोट। लेकिन स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट हमें किस में देखने को मिलता है, यूकैरियोट। तो हमारे पास एक्सोन्स के बीच बीच में इंट्रॉन्स भी होते हैं जो कि इस कोडिंग सीक्वेंस को डिस्टर्ब करते हैं। एक्सोन को आप कोडिंग सीक्वेंस कहते हो, वो इमैच्योर आरएनए के अंदर होने चाहिए। इंट्रॉन्स आगे जाकर कोई कोड नहीं करते, कोई प्रोटीन नहीं बनाते, तो मैच्योर आरएनए से आपको इनको हटाना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कहेंगे स्प्लाइसिंग। ठीक है, चलो इसको रीड कर लो फटाफट से। द प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस, मैंने आपको बताया हमारे पास एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है स्ट्रक्चरल जीन की। इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन कैरेक्टर इनहेरिटेंस, उसका भी फर्क पड़ेगा कैरेक्टर इनहेरिटेंस पे। एज अ रिजल्ट, इवन दो रेगुलेटरी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस में बेटा ऑपरेटर की बात करें, ये और कुछ नहीं, ऑपरेटर की बात करें। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस आगे जाकर कोई आरएनए नहीं बनाता, कोई प्रोटीन नहीं बनाता, तब भी आप इनको रेगुलेटरी जीन कह देते हैं। These additional regulatory sequence may be present further upstream और downstream to promoter। यही मैंने आपको बताया था कि promoter के adjacent होते हैं, कभी उसके upstream होते हैं, कभी उसके downstream होते हैं, होते आसपास ही हैं। खुद कोई आरएनए नहीं बनाते, पर अगर इन पर रिप्रेसर आकर बैठ गया तो ये आरएनए बनने नहीं देते। तो ये खुद से कोई आरएनए नहीं बनाते, बट ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करते हैं, आप पढ़ोगे। अगर इन पर कोई रिप्रेसर बैठ गया तो आरएनए ये बनने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आप इन्हें जीन कह रहे हो। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि जीन की डेफिनेशन क्या होती है, कोई आरएनए बनना चाहिए, इनसे तो कोई आरएनए नहीं बनता, तब भी इन्हें जीन कहते हैं। यही लूज डेफिनेशन होती है जीन की, कभी कभी आप इन्हें भी जीन कह देते हैं। रही बात जीन और सिस्ट्रॉन की, बहुत बार आप देखेंगे कि इनको सिनोनिमसली मतलब प्रायवाची की तरह यूज किया जा रहा है। जीन को सिस्ट्रॉन भी कह देते हैं, सिस्ट्रॉन को जीन भी कह देते हैं, क्योंकि अक्सर हम जब जीन बोलते हैं तो हम उसी डीएनए की बात कर रहे होते हैं जिसने आगे जाकर प्रोटीन बनाने। अक्सर अक्सर ऐसा होता है, इसलिए हम एक साथ इनको यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वन जीन की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम एक सिस्ट्रॉन की बात कर रहे हैं जो आगे जाकर एमआरएनए बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा। ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है कि इन्हें सिनोनिमसली यूज करते हैं। क्वेश्चन ही यही था कि इन्हें सिनोनिमसली यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम एक जीन की बात करें तब हम वन सिस्ट्रॉन की बात करें, या एक जीन के अंदर एक ही सिस्ट्रॉन है जो आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा।